नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, जिसे अपोजिशन वोट बंदी या वोट चोरी या वोट डकैती का नाम दे रहा है, उसकी आंच तमिलनाडु तक भी पहुंच गई है। बिहार में बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन रहा है एसआईआर। और अब क्या तमिलनाडु में भी, जहां बीजेपी पैर पसारना चाहती है, जहां अमित शाह और नरेंद्र मोदी अपनी सत्ता चाहते हैं, वहां पर भी स्थितियां उनके लिए क्या और ज़्यादा बिगड़ने वाली हैं। इसका हम आज थोड़ा तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर जो ड्राफ्ट सूची आई है, जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं, इसमें 6.5 लाख वो भी बिहार का वर्कर है जो तमिलनाडु में रह रहा है। अब चुनाव आयोग ने डीएमके और कांग्रेस के अनुसार एक चालाकी जो बरती कि तमिलनाडु में जो गेस्ट वर्कर के रूप में बिहार का 6.5 लाख लोग काम कर रहे हैं, उनके नाम बिहार में वोटर लिस्ट से काट दिए हैं और तमिलनाडु में वोटर लिस्ट में जोड़ दिए जाएंगे, ऐसी बात कही जा रही है। इस बारे में फैसला इलेक्शन कमीशन ने कर लिया है। ऐसा कांग्रेस के चिदम्बरम जैसे पूर्व वित्त मंत्री, पूर्व विदेश मंत्री, पूर्व रक्षा मंत्री, इनका ये मानना है, गृह मंत्री, माफ कीजिए, गृह मंत्री का मानना है। अब दिक्कत यह है कि तमिलनाडु में एआईडीएमके के साथ बीजेपी समझौता करना चाहती थी, दोनों धड़ों के साथ। उन्होंने शर्त लगा दी कि अन्नामलाई जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको पद से हटाया जाए, पद से हटा दिया गया। इसके बावजूद एआईडीएमके के पन्नीसेल्वम जो मुख्यमंत्री भी रहे हैं, वो अपनी हिस्से के साथ एनडीए से अलग हो गए हैं। ये बात हाल ही में हुई है। डीएमके पहले ही एसआईआर का विरोध करता रहा है, त्रिभाषा फार्मूला का विरोध करता रहा है, नीट में आरक्षण को लेकर बवाल मचाता रहा है, और अब स्टालिन ने ये मुद्दा नए सिरे से उठा लिया है। उनका ये कहना है कि बीजेपी चुनाव आयोग के माध्यम से तमिलनाडु में डेमोग्राफी बदलना चाहती है। 6.5 लाख बिहार के जो गेस्ट वर्कर हैं, उनको वोटिंग राइट देकर, उनका नाम वोटिंग लिस्ट में डालकर। ऐसे ही यूपी और दूसरे राज्यों के साथ भी किया जाएगा जब वहाँ पर एसआईआर चलेगी तो, क्योंकि तमिलनाडु में सिर्फ बिहार का वर्कर है ऐसा तो है नहीं, दूसरे राज्यों के भी वर्कर हैं। हालांकि बिहार के वर्करों की संख्या ज़्यादा है, इसमें भी कोई शक नहीं। तो ये एक बड़ा बवाल का रूप लेता जा रहा है, जिससे बीजेपी को और आशंका सता रही है कि बिहार में स्थितियां ठीक नहीं हैं। कहीं तमिलनाडु में भी जो वो तैरने के लिए थोड़ा बहुत अपने लिए चुनावी पानी का इंतज़ाम कर रही है, उसको भी डीएमके, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियां कहीं सुखा ना दें। कांग्रेस डीएमके का कहना है कि ये तमिलनाडु के कल्चर के खिलाफ है, ट्रेडिशन के खिलाफ है, तमिल अस्मिता के खिलाफ है। तमाम बड़ी बड़ी बातें कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। और बीजेपी की ये चाल कि बिहार का जो वोटर बाहर है, उसको बिहार में वोटिंग राइट उसका ख़त्म कर दिया जाए और जिस जिस राज्य में है वहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे दिया जाए, वो कहीं उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी, जिसका असर दोनों राज्यों में होगा। यानी जिस राज्य में एसआईआर हो रहा है वहाँ भी होगा, और जिस राज्य में वो गेस्ट वर्करों को वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, उस राज्य में भी होगा। हालांकि बीजेपी की तरफ से तर्क दिया गया है कि बिहार में जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, जिसमें 36 लाख जो ऐसे लोगों के नाम काटे गए जो बिहार में नहीं हैं, दूसरे राज्यों में मजदूरी करने गए हैं, तो उनको, उनके लिए बिहार के अंदर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल कह रहे हैं कि साहब, ये चूंकि बीजेपी का ये हमारा वोटर था और एंटी बीजेपी वोटर था, इसलिए इनके नाम काट दिए गए। अब कांग्रेस, बीजेपी के नेता का कहना है यही एंटी बीजेपी वोटर तमिलनाडु में अगर चुनाव आयोग उसको वोटिंग लिस्ट में शामिल कर रहा है, तो फिर इसमें कांग्रेस और डीएमके को दिक्कत क्या होनी चाहिए? वहां पर क्या तमिलनाडु में वो प्रो बीजेपी वोटर हो जाएगा? तर्क में तो दम है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि तमिलनाडु में रह रहा अगर कोई बिहार का गेस्ट वर्कर है, उसको वहाँ की मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाता है,
तो उसको स्थानीय योजना, राज्य की योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जब लाभ मिलना शुरू होगा तो वो ना चाहते हुए भी बीजेपी को वोट देने के लिए एक तरह से नैतिक रूप से मजबूर हो जाएगा। नमक का हक अदा करना है, हमारा नाम देखिए शामिल कर लिया चुनाव आयोग ने या बीजेपी, मोदी जी ने हमें तमिलनाडु में रहकर वोट देने का अधिकार दे दिया। तो ये कांग्रेस के नेताओं का मोटे तौर पर कहना है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू भी एसआईआर को लेकर सवाल उठा चुके हैं। उनके लोग तो चुनाव आयोग से कह ही चुके हैं कि सीएजी से ऑडिट कराई जानी चाहिए। दो दक्षिण भारत के बड़े राज्य जहां पर बीजेपी आने का संघर्ष कर रही है, आंध्र प्रदेश में तो वो चंद्रबाबू नायडू के कंधों पर चढ़कर सत्ता में आ गई है, लेकिन तमिलनाडु में वो पांव धरने की जगह तलाश रही है। तो क्या उसका ये जो नया मुहिम है, नई पहल है, उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी, जिससे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सभी दक्षिण भारत के राज्यों में बीजेपी को मुंह की खानी तो नहीं पड़ेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो वहाँ पर दक्षिण की जो पत्रकार हैं वो अभी से उठाने लगे हैं। जहाँ तक बिहार में एसआईआर का संबंध है, तो इसके लिए एक आंकड़ा सीएसडीएस का 2020 के विधानसभा चुनाव का, इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। योगेंद्र यादव ने सत्य हिंदी में मुकेश कुमार को इंटरव्यू में दिए गए एक अपने इंटरव्यू में ये बात उठाई कि उन्होंने कहा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 12,000 वोटों से एनडीए आगे था, 0.5% ज़्यादा वोट मिले थे। अब एसआईआर में जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, उनके नाम ज़्यादा काटे जाने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि ये वोट बैंक जो है वो 2020 में एनडीए के मुकाबले में महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा था। और जहां एक एक वोट की मारामारी है, वहां ये बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। जो बीए पास थे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले थे, उन्होंने वैसा वोटर इंडिया के मुकाबले एनडीए के खाते में 5.6% अधिक वोटिंग की, यानी यहाँ एनडीए को लीड मिली। जो 10वीं पास थे, जिनको डॉक्यूमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो बीए पास है उनको भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज देने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इंडिया के मुकाबले एनडीए को 6% ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। जो 10वीं के नीचे हैं लेकिन स्कूल गए हैं और वो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानते बूझते हैं, वो भी डॉक्यूमेंट का जुगाड़ कर ही लेंगे। इंडिया और एनडीए के बीच में बराबर बटे। लेकिन जो अनपढ़ हैं, और 2020 के विधानसभा चुनाव में इनकी संख्या 32% थी, करीब करीब 1/3, इनका जो झुकाव था वो एनडीए के मुकाबले इंडिया गठबंधन की तरफ ज़्यादा था, 5% से लेकर 8% ज़्यादा था। अगर ये झुकाव 2020 में भी ये लोग वोट डालने की स्थिति में नहीं होते या इनकी संख्या कम कर दी जाती, तो एनडीए जो 0.5% से चुनाव जीता, वो आसानी से 4%, 4.5% से चुनाव जीत जाता। तो 2020-2025 में दोहराया नहीं जाए और एनडीए आसानी से जीत जाए, क्या इसके लिए एसआईआर की सारी कार्रवाई की जा रही है? योगेंद्र यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।